वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का NCERT बुक से हिंदी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पाठ 9 है यहाँ पे, कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड भाग से आवेन्यू, जो कि यह एक प्रकार का ललित रचना है और जिनके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। इसका संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। पाठ 9 है आवेन्यू ललित रचना, जिनके लेखक कौन है तो अशोक वाजपेयी, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग पाठ के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आवेन्यू क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। वीवीआई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा आवेन्यू फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है, जो दक्षिण फ्रांस के, आप लोग याद रखिएगा, किस नदी के किनारे स्थित है तो रोन नदी पर अवस्थित है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हर बरस आवेन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हर बरस आवेन्यू में गर्मी के समय लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है लेखक आवेन्यू किस सिलसिले में गए थे, वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा या सुना। तो उत्तर हो जाएगा लेखक आवेन्यू एक निमंत्रण मिलने के कारण गए थे, जहाँ पीटरब्रुक का विवादास्पद महाभारत प्रस्तुत होने वाला था। वहाँ इन्होंने एक पत्थरों की खदान, जो आवेन्यू से कुछ किलोमीटर दूर थी, उसमें एक महाभारत की भव्य प्रस्तुति हुई थी। इस दौरान वहाँ के अनेक गिरजाघर और पुराने स्थान रंगस्थलियों में बदल जाते थे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है ला शत्रुंज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है। वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम रिलेटेड, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो उत्तर हो जाएगा ला शत्रुंज कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। यह विल्नव आवेन्यू में है, जो रोन नदी के दूसरी ओर लगभग स्वतंत्र बस्ती है। आजकल इसका उपयोग कला केंद्र के रूप में हो रहा है। किसके रूप में तो कला केंद्र के रूप में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है ला शत्रुंज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इसी सदी के शुरुआत में ला शत्रुंज का जीर्णोद्धार करके पहले जैसा बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ दो कमरों के चैम्बर्स सुसज्जित हैं तथा उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है। रसोई घर और स्नान घर आधुनिक है, मतलब आज के ज़माने के जैसा है। फिर चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों बने गलियारों में खुलते हैं। फिर देखिए आगे ला शत्रुंज में बेहद शांति और अनुभव के कारण लेखक ने इसे मौन का स्थापत्य कहा है। तो आप लोग बुक नहीं पढ़े हैं क्लास 10th NCERT बुक हिंदी गोधूली, तो पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा, आपको परमानेंट हो जाता है। 6 है यहाँ पे लेखक आवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धि क्या रही। पहले मैं एक फ़नी सा चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को। इस साल का, इसके ईयर के पिछले ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया था लेखक आवेन्यू क्या क्या साथ लेकर गए थे। बस ये क्वेश्चन यहाँ पे था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था और ऑप्शन दे दिया गया था टेबल, फर्स्ट में दे दिया गया था टेबल, सेकेंड में दे दिया गया था कुर्सी, 3 में दे दिया गया था फर्नीचर और 4 में दिया गया था पुस्तकें या टाइपर। ओके, तो देखिए जो बुक पढ़ेगा या क्वेश्चन आंसर बनाएगा
वही ना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर सही बना पाएगा, वरना किसको क्या पता कि क्या लेकर गए थे। तो इसीलिए कहते हैं बुक पढ़ना भी जरूरी है। तो उत्तर हो जाएगा लेखक आविनियो एक टाइपर 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप अपने साथ ले गए थे। वे वहाँ 19 दिन रहे और इस क्रम में उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखें। ओके, अब क्वेश्चन जो भी आता है ऑब्जेक्टिव में, वो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन से आपके या बुक के ऑब्जेक्टिव बीच से निकाल के दिया जाता है, या लेखक परिचय से भी ऑब्जेक्टिव ढेर सारा दिया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जिस प्रकार से पत्थर एक जगह पर रहकर अपनी अवस्था को दुनिया को दिखाते हैं तथा ये पत्थर कई सदियों से बिना माथा झुकाए रहते हैं। ये बिना हिले डुले अपने पास कई वर्षों का अनुभव अपने में समेटे खड़ा रहता है। इसके सिर पर धूप और सूखी पत्तियां आती है। अंधेरी रात को वह अपने हृदय में समेटे कई पुरानी यादों को कहते हुए प्रतीक्षा कर रहा है। फिर आगे देखिए, इसके सपने अभी भी हरे हैं। यह प्रत्येक दिन नए सपने देखती है। ये बिना पलक झपकाए इंतजार करती है। कौन? तो पत्थर। फिर आगे देखिए, कवि के शब्दों में प्राचीन युग के लेखक और कविगण एक पत्थर के रूप में हमारे सामने है, जो हर स्थिति में हमें उसी की भांति अपने अनुभव को बताकर हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। अतः लेखक पत्थर और कविगण के बीच मानवीकरण करता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, आविनियो के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, फ्रांस के प्रमुख कला केंद्र आविनियो में कवि अति यथार्थवादी कवयित्री आंद्रे ब्रेंता, रेनेसा और पाल एलुआर्ड ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी। ध्यान से देखिएगा, कौन कौन? कवयित्री आंद्रे ब्रेंता, रेनेसा और पाल एलुआर्ड ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, जिसे देखकर लेखक को अचरज हुआ। वे सुंदर, सघन, सुनसान दिन और रातें थी, जो भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी थी। अतः लेखक ने ला शत्रुज में पाया उसके लिए उसके मन में गहरी कृतज्ञता थी। इस तरह वे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है यहाँ पे, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, मनुष्य के जीवन से पत्थर की समानता यह है कि मनुष्य भी प्रतीक्षा करते हैं और पत्थर भी आराम एवं धीरज के साथ प्रत्येक पल प्रतीक्षारत नजर आते हैं। ये दोनों ही सपने देखते हैं तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओके, दोनों में विषमता यह है कि पत्थर बिना हिले डुले प्रार्थना करते हैं। इनकी कविता बिना शब्द के होते हैं, जबकि मनुष्य की कविता में शब्द होते हैं। इन पत्थरों में एक प्राचीन धुन सुनाई पड़ती है, लेकिन कविगण में ऐतिहासिक धुन की कमी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है आप लोगों के पास, इस कविता से आप क्या सीखते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, इस कविता से हम यही सीखते हैं कि हमें अपनी प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक एवं अपने को स्थिर करके बिना किसी डर और दबाव से करना चाहिए। अतः ईश्वर की चरण में प्रार्थना करते हुए हमें पत्थर की भांति अडिग होना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए या किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें उसके लिए
प्रतीक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। लोग एग्ज़ाम दे देते हैं मैट्रिक का, तो वो अधीर हो जाते हैं कि मेरा रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल जी की, जो कि यह भी एक लेखक है, एक कविता नदी चेहरा लोगों की याद आती है, क्योंकि नदी किनारे सिर्फ रहने वाले ही नहीं चेहरा होते, हम जो कभी कभार थोड़ी देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल जी की याद आती है, क्योंकि नदी के तट पर लेखक के जिस प्रकार की कल्पना किया है उसी प्रकार की कल्पना अपनी कविता में शुक्ल जी ने भी किया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? तो उत्तर हो जाएगा जिस प्रकार से नदी में अनेक स्थान से जल आकर मिलते और विलीन होते रहते हैं तथा वे हर दिन सागर में समाहित होती रहती है, पर उसमें जल की कमी नहीं होती है, उसी प्रकार से कविता में भी न जाने कहाँ कहाँ से बिंबमालाएँ, शब्द भंगिमा, जीवन छवियाँ और प्रतीतियाँ आकर मिलती है, तदाकार होती रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द भी रिक्त नहीं होती है। यानी कि जैसे कि नदी का जल जल्दी खाली नहीं होता है, बहते जाता है, वैसे ही कविता का शब्द भी जल्दी रिक्त नहीं होती है। इस प्रकार नदी और कविता में लेखक अनेक समानता पाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों? किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों? तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा नदी के किनारे और कविता के पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों की अभिभूति से बची नहीं जा सकती। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनुबंध से अभिषेक करती है। ओके, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर इस हिंदी का गद्य खंड का आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।